हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 8 फरवरी और एक महत्वपूर्ण सूचना, बिहार में जो है टीचर वैकेंसी निकला हुआ फॉर्म, जो भी पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए वैकेंसी निकला हुआ है। और बिहार में एक और फॉर्म निकला हुआ है जो है विधानसभा से संबंधित। जो भी विधानसभा में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और अच्छे अच्छे पोस्ट है। इसके बाद झारखंड में जो है आपका जेपीएससी और सीडीपीओ दोनों के फॉर्म जो है निकले हुए हैं। 29 फरवरी जो है लास्ट डेट है, तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वो लोग जो है जाके भर सकते हैं। आइए सीधा मुद्दे पे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे बोला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने एक संवैधानिक पीठ बनाया है। क्लियर है, इस न्यूज़ में यही जानेंगे हम लोग। तो संवैधानिक पीठ ने बनाया और उन्होंने विचार कर रहे हैं कि जो आईएएस आईपीएस जो एसटी और जो एससी कैटेगरी से बनते हैं, ठीक है, तो उनको जो बेहतर सुविधा मिलता है, देश के सर्वोत्तम सुविधा उनको मिलता है, बेस्ट फैसिलिटी मिलता है, तो उनके बच्चों को आरक्षण फिर क्यों मिलना चाहिए, इस पर विचार किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक इंटरव्यू देख रहे थे हम, ठीक है, तो उसमें बात की जा रही थी कि जो एसटी एससी है तो उनमें भी जो है ना क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट को लाया जाना चाहिए। जैसे ओबीसी में क्या होता है कि जो भी सक्षम हो जाते हैं, जिनको आरक्षण का लाभ मिलता है और सक्षम हो जाते हैं, तो उनको जो है ओबीसी कैटेगरी में के तहत जो है क्रीमी लेयर में रखा जाता है। क्रीमी लेयर जिनका भी 8 लाख से ऊपर का इनकम है क्रीमी लेयर में, तो उनको जो आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। तो उसी तरह कॉन्सेप्ट को जो है एसटी और एससी में जो है लाने का जो है बात की जा रही है। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता जो है विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया। इस न्यूज़ को हम लोग करीब 15 से 20 दिन जो है कवर किए हैं कंटिन्यू। इसमें जो है अगर इसको लागू कर देता है उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड अगर इसको लागू कर देता है तो ये सिविल मैटर में, सिविल जो मैटर होते हैं उसमें सब में जो एक ही कानून लागू होगा। ठीक है, उसमें किसी का पर्सनल कानून जो है लागू नहीं होगा। और इसमें हलाला आपने सुना होगा, हलाला जो मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ जो था, उसमें उस तरह के प्रावधान को जो है ना वहाँ पे सजा के प्रावधान में तब्दील किया गया है। क्लियर है। फिर बहु विवाह जैसे जो प्रावधान है ना, जो पहले जो एक व्यक्ति 3 से 4 शादी कर लेता था, तो ऐसे प्रावधानों को यहाँ पे जो है नियंत्रण करने का कोशिश किया गया है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग आर्टिकल को। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे बनेगा कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, जो स्पीकर कौन है, तो अवध बिहारी चौधरी। अवध बिहारी चौधरी, इनका नाम याद रखिएगा, ये वीवीआई बनेगा बिहार के एग्जामों के लिए। साथ ही ये इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर अवध बिहारी चौधरी न्यूज़ में क्यों आ गए। तो अभी क्या हो गया कि वहाँ पे सत्ता का पलटवार हो गया। अभी जो है नीतीश कुमार जो है बीजेपी के साथ जो है मिलकर सरकार बनाया है। ठीक है, और अवध बिहारी चौधरी को उनको बोल रहे कि आप जो है इस्तीफा दीजिए। और यहाँ पे ठीक है, तो इन्होंने कहा कि अभी जो है हम इस्तीफा नहीं देंगे और विचार करेंगे कि कब देना मुझे। ठीक है, तो इसी को लेकर मुद्दा यहाँ पे आया हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे बात की जा रही है, अगले मुद्दे पे बात करेंगे हम लोग। मैंने इंपॉर्टेंट जो है हाईलाइट करके रखा हुआ है, जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ये देखिए यहाँ पे है कि भारतीय लोकतंत्र जो है ना, जो लोकतंत्र है हमारा, डेमोक्रेसी है, उसमें महिलाएं सबसे बड़ी हितधारक है, मतलब सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। यहाँ पे बात की गई है सीएसआर। सीएसआर क्या होता है, आप इसको याद रखिएगा। सीएसआर क्या होता है, ये होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीएसआर जो भी कंपनियां होती है ना, जो कि 500 करोड़ रुपए जिनका टर्नओवर है, ठीक है, तो या प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, तो उसका 2% हिस्सा जो है ना सामाजिक उत्थान के लिए, समाज को सशक्त करने के लिए खर्च करना पड़ता है। और वो सरकार को देना नहीं है, वो आप अपने तरीके से खर्च कीजिए और दिखा दीजिए सरकार को कि मैंने जो है 2% जो यहाँ पे खर्च किया है कॉर्पोरेट सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम के तहत। ये जो है ना सीएसआर आपका कंपनीज एक्ट 2013 के तहत जो इसका प्रावधान किया गया है, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। क्लियर है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे अपने आर्टिकल पे और विचार करेंगे कि कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हाँ, यहाँ पे देखिए ये एडिटोरियल पेज में यहाँ पे महत्वपूर्ण किया है संबंधों की मर्यादा। लिव इन रिलेशन को जो यहाँ पे नियंत्रित करने का कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, उसको नियंत्रित किया जा रहा है, खत्म नहीं किया जा रहा है। देखिए लिव इन रिलेशन क्या होता है या सहजीवन क्या होता है, जो कपल, जो युगल बिना शादी किए ही जो साथ रहने का जो लोग रहते हैं, साथ रहते हैं, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं लिव इन रिलेशन। तो उसको कानूनी मान्यता प्राप्त किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि देखिए लिव इन रिलेशन में तो महिलाएं भी शामिल होती है। ठीक है, तो महिलाओं को अगर मान लीजिए भविष्य में कुछ होता है, अगर आगे जाके कुछ दिक्कतें होती है, तो महिलाओं को अधिकार नहीं मिल पाता है जो शादी के बाद जो महिलाओं को मिलता है। एक होता है जो शादी करके जो कपल होते हैं और उनमें महिलाओं को जो है ना कानूनी जो अधिकार है उनके स्पष्ट निर्धारित किया गया है। उनको जो है भरण पोषण मिलता है, उनको जो है संपत्ति में अधिकार मिलता है। लेकिन जो है लिव इन रिलेशन में ऐसा प्रावधान नहीं है, तो उसी को प्रावधान के तहत जो है ना
अगर आप लिव इन रिलेशन बनाना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। आपका उम्र जो है दोनों का 21 साल होना होगा। अगर आप 21 साल के नहीं है तो फिर आपके माता पिता से जो यहाँ पर परमिशन लेना पड़ेगा। क्लियर है। तो इन तमाम चीज़ों का यहाँ पे वक्तव्य दिया गया है। देखिए, और जो लिव इन रिलेशन में रहती है तो बाद में क्या होता है ना, महिलाएं ठगी महसूस करने लगती है। जो भी व्यक्ति के साथ रहती है तो ठगी महसूस करने लगती है, या लड़कियों को बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। आप देखोगे लिव इन रिलेशन में कई बार जो है आपको उनके बॉडी को काट काट के कोई फ्रिज में डाल दे रहा है तो कोई कुकर में डाल दे रहा है। तो लिव इन रिलेशन में आप समझ रहे हो ना इस तरह का। तो उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो यहाँ पे प्रावधान किया गया है। क्लियर है। इसके बाद मूव करेंगे हम लोग। तो हम लोग बात कर रहे थे आपका ये घरेलू हिंसा को लेकर, ठीक है। और महिलाओं को वो सभी अधिकार मिलेंगे जो विवाह के बाद प्राप्त होते हैं। तो ये अच्छी प्रावधान किया गया है उत्तराखंड सरकार में, ठीक है। यहाँ पे जो आपका लिव इन रिलेशन को यहाँ पे क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। फिर यहाँ पे देखिए, जो लिव इन रिलेशन का जो अधिकार मिलता है ना, वो मिलता है आपका राइट टू प्राइवेसी के तहत। राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में इसका जिक्र है। तो इसका यहाँ पे बात किया गया कि आप आर्टिकल 21 का जो है गलत फायदा ना उठा लें लिव इन रिलेशन का। क्लियर है। तो आर्टिकल में पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे कि ग्रीन जो स्टील होता है क्या होता है। न्यूज़ में आ गया ग्रीन स्टील। देखिए सिंपल सा समझिए ग्रीन स्टील क्या होता है। दो को फैक्ट देख लेते हैं कि देश का जीडीपी में जो इस्पात का जो क्या बोलते हैं उसका भागीदारी है जीडीपी में, वो 2% है। मतलब मान लीजिए 100 रुपये का हमारा जीडीपी है तो उसमें 2% जीडीपी जो है स्टील के द्वारा दिया जाता है, स्टील प्रोडक्शन के द्वारा। ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि भारत वर्तमान में कच्चे इस्पात का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। जो स्टील का उत्पादन करते हैं ना, कच्चा स्टील का, तो दूसरे नंबर पर भारत आता है। और सबसे ज़्यादा स्टील कौन सा देश में होता है, तो चीन। ये इंपॉर्टेंट बनेगा, BBI है, ठीक है। ये तो हो गया फैक्ट। इसके बाद देखिए ग्रीन स्टील का मतलब क्या हो गया। जैसे मान लीजिए हम स्टील का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो स्टील का प्रोडक्शन करने लिए ऊर्जा चाहिए हमको। तो हम क्या कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कोयला से हम लोग जो है जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है ना, इसको रिन्यू नहीं कर पा रहे हैं तो उसको हटाओ वहाँ से, वहाँ पर जाओ ग्रीन एनर्जी लेके आओ। जैसे हाइड्रोजन क्या है हमारा, ग्रीन एनर्जी है। तो उसी का ऊर्जा का यूज़ करके हम जो है स्टील का प्रोडक्शन करेंगे। उसी को बोला गया है ग्रीन इस्पात, ठीक है। समझ गए आप। चलिए, तो अब याद रखिएगा यूरोपीय यूनियन, ये बीपीएससी एग्जाम में पूछने वाला है इस बार। यूरोपियन यूनियन जो है ना, CBAM करके एक मैकेनिज्म है। CBAM एक मैकेनिज्म है। मतलब जो भी स्टील इनके जो यूरोपियन यूनियन में जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है, जो भी जिस कंट्री से, तो उनको जो है स्टील का जांच परखा किया जाएगा कि उसमें जो है कितना कार्बन उत्सर्जन किया गया है या क्या पर्यावरण के लिए हानिकारक है, तो उन पर टैक्स लगाएगा, ठीक है। तो CBAM क्या है, एक जो मैकेनिज्म है जो कि टैक्स लगाएगा उन जो है, देखिए कार्बन टैक्स लगाएगा उस पर, जो कि स्टील का उनके यहाँ क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो याद रखिएगा ये यूरोपियन यूनियन से संबंधित है। फिर यहाँ पर देखेंगे कि सरकार जो है इंडस्ट्री के जो है इस्पात के प्रोडक्शन के लिए जो है क्या क्या जो इनिशिएटिव दिया है, क्या क्या जो यहाँ पे कदम उठाया। तो इस्पात नीति जो है 2017 याद रखिएगा। फिर है कि इस्पात कबाड़ पुनर्चक्रण नीति है। फिर चौथी औद्योगिक क्रांति है 4.0। तो इन तमाम स्कीम को, इन तमाम जो है पहलों का आपको यहाँ पे जिक्र करना होगा। आंसर में राइटिंग में ये जो है ना काफ़ी मदद करने वाला आपको, तो ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे अपने आर्टिकल पे। तो देखिए अभी क्या हो गया, मध्य प्रदेश का जो है हरदा पटाखा जो है ना, कारखाने में लगी आग। आप इसका वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, यूट्यूब में या सोशल मीडिया में आपने देखा होगा, वायरल हो रहा है। तो किस तरह का जो वहाँ पे दर्दनाक जो है स्थिति देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पे इसी घटना को लेकर इसमें जिक्र किया गया है कि किस तरह जो है पहले क्या होता था कि एक जगह पटाखे बनते थे और उसका डिस्ट्रीब्यूट फिर अन्य जगहों पे होता था। लेकिन अब क्या है कि हर राज्य में अलग ही जो है कारखाने बन चुके हैं और सब जगह जो पटाखे का निर्माण हो रहा है। तो इसको लेकर जो नियंत्रण करने के लिए जो किया जा रहा है कि इसको लेकर कुछ नीति होना चाहिए, स्पष्ट इसमें जो है कार्रवाई किया जाना चाहिए, व्यवहारिक नीतियाँ होना चाहिए, ताकि जो जान माल का नुकसान है ना, क्योंकि जब पटाखे में आग लग जाता है तो उसमें इतनी कम समय में इतना जो है भयानक जो है यहाँ पर विस्फोट होता है कि उसको कंट्रोल करना जो है ना एक बहुत बड़ा चुनौती हो जाता है वो, ठीक है। फिर देखिए संयुक्त राष्ट्र सीमा, एक आर्टिकल है जो लिखा हुआ है, इसमें बात कर रहे हैं कि जो जिस तरह संयुक्त राष्ट्र का जो है वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल है, इस तरह वहाँ पे भारत और अरब जैसे देशों को और अफ्रीकन जैसे देशों को वहाँ पे प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, परमानेंट मेंबर नहीं बनाया गया, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा जो अड़चन है, जो जैसे भारत को मेंबर बनना चाहिए, उसके अध्यक्ष भी बोले हैं कि भारत को उसका मेंबर बनना चाहिए, क्योंकि दुनिया का बहुत बड़ा जो है, दुनिया का सबसे अधिक वाला देश है ये भारत। दूसरा है कि जो नॉर्म्स होते हैं, संयुक्त राष्ट्र का जो नॉर्म है, नियम कायदे, उसको फॉलो करता है
भारत, और जो शांति जो अभियान होता है, यूएनओ का जो शांति अभियान होता होगा, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान देने वाला जो है भारत ही है। भारत जो है यूनाइटेड नेशन का जो है प्रावधानों को लागू करता है, ठीक है। फिर उसमें जो है भारत जो है कई बार जो है अस्थायी मेंबर रह चुका है भारत, और उसका जो है नेतृत्व कर चुका है। तो इन तमाम जो है योग्यता को देखते हुए भारत को उसका मेंबर मिलना चाहिए, ठीक है। भारत इसका दावा कर रहा है, लेकिन चीन जो है इस पर अड़चने लगा देता है। तो इसी पे ये आर्टिकल दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे, और अगला मुद्दा जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो यही वही दलित आईएएस और आईपीएस के बारे में बात किया जा रहा है कि जो लोग आरक्षण का लाभ ले लिए हैं उनके बच्चों को फिर वो आरक्षण क्यों मिलना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर की बात हो रहा है, ठीक है, नॉन क्रीमी, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर की बात हो रही है। जैसे ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर है ना, कि अगर आपके जो है पारिवारिक जो इनकम है, अगर आप 8 लाख से अधिक कमाते हैं, ठीक है, तो आपको वो आरक्षण नहीं मिलेगा ओबीसी का। उसी तरह जो है एसटी और एसटी में भी इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि एसटी को भी देखा गया कि एसटी में ऐसे समुदाय हैं जिनको अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। वो इतने पिछड़े चुके हैं, इतना स्थिति उनका दयनीय हो गया है कि उनको मतलब कंजर्व करना सरकार का एक प्राथमिकता हो गया। और कोई एसटी समुदाय में है कि जिनका जो आरक्षण लेके बहुत आगे तक पहुंच गए, उनके बच्चे भी ले रहे हैं, उनके मतलब जो इसमें क्या होता है, इनइक्वालिटी आते जा रहा है। अगर एसटी में ही देखेंगे तो एक समुदाय ऐसा जो है कि आरक्षण का लाभ लेके पूरा डेवलप हो गया है, और उन्हीं में एक तकबा ऐसा भी है जिनको आरक्षण का कुछ लाभ नहीं मिला है, उनकी स्थिति दयनीय है। तो सरकार इनको भी तो अपलिफ्ट करने का काम करेगी ना, सरकार का दायित्व तो इनका भी है। तो इन्हीं में नॉन क्रीमी लेयर का जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट लाया जाएगा, इस पर विचार किया जा रहा है। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे, यहाँ पे मैंने टिक करके रखा हुआ है उसको, और काफ़ी जो है जटिल होता है ये इन चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन करना। देखिए एमएसपी को लेकर न्यूज़ में आ गया। एमएसपी को लेकर जो है हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे यूपीएससी हो आपका, ठीक है, बीपीएससी हो। तो एमएसपी के अंतर्गत देखिए सरसों भी इंक्लूड है, याद रखिएगा, सरसों आता है। कुल 23 फसलें आते हैं एमएसपी के तहत। एमएसपी का मतलब क्या होता है, सरकार जो है किसानों को आश्वस्त करती है कि आप जो है ना पैदावार को लेकर चिंतित ना रहें। आप जो है पैदावार जो आप उपज करोगे तो उसकी कीमत को गिरने नहीं देंगे, आप चाहे कितना भी प्रोडक्शन कर लो। तो सरकार आश्वासन देती है और किसान जो है फिर उसी उत्साह के साथ उसका प्रोडक्शन करते हैं। क्योंकि देखा गया है कि अगर जब एमएसपी नहीं था तो किसान अगर किसी चीज़ के प्रोडक्शन अधिक कर देती थी तो मार्केट में उसका दाम गिर जाता था, लेकिन किसान को उसका फायदा तो होता नहीं था, कम रेट मिल रहा है उसको और उसका लागत उसका अधिक है। क्लियर है। तो एमएसपी क्या होता है, 1.5 जो है ना गुना जो है उसको आश्वासन देती है कि अगर मान लीजिए आपका 10 रुपये लगा है तो हम आपको 15 रुपये का रेट कम से कम देंगे आपको, ठीक है। तो इसी को लेकर एमएसपी है। और एमएसपी जो है ना कौन तय करता है, तो सीएसीपी जो है ना एक संस्था है, सीएसीपी, कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर, हाँ, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस करके एक कमीशन है, वो सिफारिश करती है। फिर जाके जो आर्थिक मामलों का जो कैबिनेट जो कमेटी है वो जाके मुहर लगाती है कि हाँ इतना एमएसपी डिसाइड हुआ है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग पीवाईक्यू देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा। सरसों जो है आपका एमएसपी के अंतर्गत आता है, और ये एक रबी फसल है, ठीक है। एक खरीफ फसल होता है, एक रबी फसल होता है। जो ठंड के मौसम में जो फसल उपजाए जाते हैं उसको बोलते हैं रबी फसल, मतलब जो मानसून शुरू होता है और उसमें जो रोपाई होता है उसको बोलते हैं खरीफ फसल। जिसमें वर्षा अधिक चाहिए, जिसमें पानी अधिक चाहिए, उसको खरीफ फसल बोलते हैं। जैसे धान हो गया आपका खरीफ फसल, लेकिन गेहूँ सरसों ये सब क्या हो गया आपका रबी फसल हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। अगले मुद्दे में हम लोग क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि झारखंड में जो है नक्सली जो है मुठभेड़ हुआ है, और इसमें जो है 3 जो है सुरक्षाकर्मी का जो है यहाँ पे 2 जो है सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए हैं और 1 जो है घायल है। तो इनको लेकर जो हमारे झारखंड के जो मुख्यमंत्री है चंपई सोरेन, उन्होंने कहा है कि इनका जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, ठीक है, और इसको जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो भी इसमें जो शहीद हुए हैं और जो भी घायल है तो उनके परिवार को आश्वासन दिए हैं कि हम उनके परिवार के साथ खड़ा है इस दुख की घड़ी में, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे, देखिए ईयू को लेकर, यूरोपियन यूनियन बार बार न्यूज़ में आ रहा है। तो यूरोपियन यूनियन जो है ना एक आपका एक जो मैकेनिज्म बताए थे कि वहाँ पे कार्बन टैक्स लगाने की बात कर रही है। कार्बन टैक्स इंडस्ट्री में स्टील का प्रोडक्शन अगर वहाँ पे एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो उस पर टैक्स लगाने की बात की जा रही है। फिर ईयू की लेकर जो है ना एक यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि यूरोपियन यूनियन जो है यूक्रेन में जो मिसाइलें दागी गई है रूस के द्वारा, उस पर जो है आपत्ति जताया है। क्लियर है। चलिए फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे अगला मुद्दा ईयू। फिर आ गया ईयू और भारत के बीच में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ड्रोन को लेकर भी यहाँ पे बातचीत हो रहा है, जो कि आतंकवादी और जो आतंकवादियों के द्वारा किया जा रहा है, हमला किया जाता है। देखिए जैसे भी आपने देखा होगा कि भारत की सीमा पर जो है पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन का जो हमला किया जा रहा है। फिर आप लोग देखो लाल सागर में देखोगे तो वहाँ पे
जो है ड्रोन का इस्तेमाल करके जो हूती विद्रोही हैं, जो आतंकवादी लोग हैं वहाँ पे, जो विद्रोह फैलाते हैं, तो वहाँ पे वो लोग भी जो है ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसी को लेकर जो है भारत और जो यूरोपियन यूनियन जो है यहाँ पे अब बातचीत चल रहा है कि किस तरह जो है इस तरह की चुनौतियों से निपटा जाए। ठीक है। फिर म्यांमार बार बार न्यूज़ में आ रहा है। म्यांमार जो है इसलिए न्यूज़ में आ रहा है क्योंकि म्यांमार का सीमा जो है भारत के साथ लगता है और बांग्लादेश के साथ लगता है। म्यांमार में एक जगह है, याद रखिएगा, रखाइन प्रांत। एग्जाम में पूछ सकता है कि रखाइन प्रांत जो है किस देश से संबंधित है, तो ये आपका है म्यांमार। वहाँ पे जो रखाइन प्रांत में जो है ना, वहाँ पे क्या होता है, अस्थिरता फैला हुआ है। तो वहाँ से क्या हुआ कि म्यांमार के लोग जो है ना भाग के बांग्लादेश में आ जा रहे हैं, शिविर ले जा रहे हैं। बांग्लादेश में क्या ले रहे हैं, शरण ले रहे हैं। तो यहाँ पर बांग्लादेश ने यहाँ पे भारत के साथ चिंता जाहिर किया कि इस तरह जो हमारे देश के लिए सही नहीं होगा। ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, रखाइन प्रांत जो है म्यांमार में है और भारत जो है म्यांमार के साथ जो सीमा लगता है वहाँ पे जो है फेंसिंग का काम कर रही है। जल्द ही जो है इसको पूरा कर लिया जाएगा क्योंकि भारत जो है अपना नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। क्लियर है। फिर इसके बाद हम लोग आगे अपने आर्टिकल पे बढ़ेंगे। तो इसके बाद मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। देश की बात करें तो ये भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और इसके बाद हम लोग देख लेंगे तो स्पोर्ट्स सेक्शन है। स्पोर्ट्स सेक्शन में आप यहाँ पे जो है जिनको क्रिकेट पसंद है वो न्यूज़ यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है। ये उनको लिए अच्छा होगा और एग्जाम से भी पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। तो आई होप आप जो है समझ रहे होंगे चीज़ों को। धन्यवाद।